इसे कहते हैं कान का तंबूरा, जो हमें ये बताता है कि कितना वक्त है, कितना चला जा सकता है और कहाँ रुकना है। लेकिन एक ऐसा नाम जो आज से 21 साल पहले चलना शुरू हुआ था और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निम्रत कौर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबिका। आप दिल्ली की रहने वाली हैं, राजस्थान में पैदा हुई, जड़े क्योंकि सरदारनी है पंजाब से, लेकिन आकर टिक गई मुंबई में। इतने सालों में वो कौन सा सबसे मजबूत मोड़ था जिसने आपको पूरी तरह से निचोड़ लिया, आजमा लिया और फिर आपको लगा अब यहां रुक जाना है? बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं ज़िंदगी में। और जैसे आपने अभी कहा कि शुरुआत कहीं जैसे एक नदी का बहाव होता है ना, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। एंड ग्रोइंग अप ऐसा था कि कोई एक आइडिया ही नहीं था कि कहाँ लाइफ जाएगी। एंड मे बी अ लॉट ऑफ यू नो एंड मे बी सम डोंट, मेरे पापा आर्मी में थे और आपके सवाल का जवाब एक्चुअली उस एक इंसिडेंट में है वेयर वी लॉस्ट माय फादर इन 94। उसके बाद से ज़िंदगी का जो बहाव चेंज हुआ। क्या उम्र थी आपकी? आई वाज 11 साल। जी। तो उसके बाद से आई थिंक जो एक नया मोड़ लाइफ ने लिया, उसके अप्स एंड डाउन्स, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस, जो भी उसके साथ आया, वो एक फाउंडेशनल आई थिंक एक स्टोन था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपके साथ बैठी हूँ। क्योंकि हर चीज़ हमें तोड़ तोड़ के बनाती है। तो वो एक चीज़ ऐसी थी मेरी लाइफ में, एक ऐसा मोड़ था जिससे मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे ये एहसास हुआ कि दिस इज़ वॉट इज़ शेपिंग मी एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, मेकिंग माई चॉइसेस। क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, किस चीज़ से मुझे नहीं डरना है, क्या चीज़ मैटर करती है एक्चुअली, और कहाँ आपको अपनी एक लाइफ की डायरेक्शन लेकर जानी है। तो वहाँ से मैंने अपनी चॉइसेस आई थिंक कहीं पे सब्लिमिनली, अननोइंगली बनानी शुरू करी। निम्रत, 11 साल क्या ही उम्र होती है जब आप के सर से पिता का साया चला जाए और आप कह रही हैं कि बाद में आपको ये एहसास हुआ कि दैट इज़ वेयर यू स्टार्टेड चेंजिंग कंप्लीटली। लेकिन क्या वो मोड़ था जिसने आपको ऐसा तोड़ा कि फिर कोई और चीज़ तोड़ ही नहीं पाई, एंड देन यू नेवर लुक्ड बैक? आई थिंक इट वुड बी अ लिटिल हाइंडसाइट विजन इज ऑलवेज 2020। हमें देखकर लगता है कि वो सह लिया तो उसके बाद कुछ भी आसान होगा। बट आई थिंक क्या होता है ना कि लाइफ में एज यू आर मूविंग, हर मोड़ पे आपकी वल्नरेबिलिटीज चेंज होती हैं। ऑफ कोर्स उस तरह का एक लॉस और एक जो डिस्टेबलाइजिंग एक फैक्टर आपको एक सामने लाता है, ज़िंदगी एक तरह से आपको जस्ट हिला के रख देती है, बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि लाइफ में और इश्यूज नहीं थे। मैं 2004 में मुंबई आई, उसके अपने चैलेंजेस थे। अकेले यहाँ पे लाइफ फिगर आउट करना, किसी को जानते नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे शुरू करें। और आज तक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाइफ हैज़ अ वे ऑफ क्रिएटिंग सर्कमस्टांसेस विच टेस्ट यू। 2004 में आप आई, 2012 में आप लीड एक्टर के तौर पर लंच बॉक्स में आई। यानी 8 साल आप जूझ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। जूझना तो चलता ही रहता है, आई डोंट थिंक वो कभी खत्म होता है। मुझे लगता है अगर हम मुस्कुराते, जूझना तो चलता ही रहता है। जूझना कहाँ बंद होता है, मुझे बताइए। यहाँ पर एक इंसान जो कह दे कि भाई हमने तो जूझना बंद कर दिया, अब आई वुड रियली लाइक टू नो देयर लाइफ एंड प्रोबेबली अंडरस्टैंड वो कैसे होता है। लेकिन आपको वो एक सीढ़ी मिल गई ना, मतलब एक लीड एक्टर की तरह, और उसके बाद तो क्या किरदार एक के बाद एक आप, मतलब जो स्टीरियोटाइप होता है ना एक, कि अमिताभ बच्चन है तो एंग्री यंग मैन, हीरोइन है तो भाई आइटम नंबर होगा, उसके बाद वो हीरो की बाहों में झूलेगी, फिर हीरो चला जाएगा, फिर वो रोएगी, मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है। लेकिन आपने 2012 के बाद 2025 में हम हैं, आपने कोई ऐसा किरदार नहीं है जो एक बार रिपीट ना किया हो।
व्हाट इज द रीजन, मतलब क्या सोच के आपने ये किरदार चुने हैं? जी एक्चुअली मैं खुद ना थोड़ी चंचल स्वभाव की हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक चीज़ को पकड़ के नहीं रह सकती कि वही अब वर्क कर रहा है, अब वही करना है. मुझे खुद चैलेंजेस में बहुत मज़ा आता है. शायद मेरी पर्सनालिटी वैसी है, मेरी सोच वैसी है. तो जो सामने किरदार मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा मैंने पहले शायद कभी देखा नहीं है, या देखा है तो मैं इसमें अपना कुछ ऐसा तड़का लगा सकती हूँ जिससे ऑडियंस के सामने कुछ ऐसा आएगा जो उन्होंने महसूस या चखा नहीं है, यू नो. सो मुझे उस एक चॉइस में बहुत ईज होती है एक्चुअली करने के लिए. जब मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ तो मुझे कोई ऐसी वो एक फ्यू सेकंड्स की बात होती है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा दिल लग रहा है और मुझे ये करना है. सो और 2012 तक मैंने बहुत एडवर्टाइजिंग का काम किया, प्रिंट, टीवी, कैमरा पे एक्सपीरियंस, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है, एक सेट क्या चीज़ होती है, सिनेमाटोग्राफर किस चिड़िया का नाम है, या डायरेक्टर कौन साहब होते हैं, या कुछ आइडिया ही नहीं था, यू नो. तो तालीम जारी थी. पापा मम्मी भी डायरेक्टर नहीं है? तो कोई नहीं है ना. बिट्स पिलानी में मेरे मामा जी दोनों वहाँ से पास आउट हुए हैं. कोई मतलब दूर दूर तक साथ पुश्तों में कोई. तो वो नेपो बच्चा भी नहीं है? अजी अगर आर्मी में जाती तो होती. हाँ ये बात सही है. तो फिर ये कैसे आप टकरा कैसे गई, कैसे ये इच्छा हुई कि आपको एक्टिंग करनी है? जी मैं कुछ अनकन्वेंशनल माइंडसेट में ही बड़ी हुई हूँ. आई थिंक मेरा जो बचपन था वो कहीं ऐसा रियलाइन हो गया कि मुझे बहुत जल्दी लगा कि ज़िंदगी पता नहीं क्या है. अब मुझे ऐसे बड़े सवाल अपने आप से करने आते हैं, लेकिन उस वक्त जैसे आपने कहा 11 साल में क्या ही समझ होती है. आर्मी कैंटोनमेंट से उखाड़ के आपको एक नोएडा में, आप एक सेक्टर में रह रहे हैं, वहाँ पे आपका सिविलियन पूरी तरह से यू नो यू आर एक्सपोज टू अ सिविलियन बैकग्राउंड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था. आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट. अंडरस्टैंडेबल. तो बिट बाय बिट देयर वर सो मेनी कल्चर शॉक्स एंड सो मेनी सर्कमस्टांशियल शिफ्ट्स. तो मुझे समझ में आया कि शायद लाइफ ऐसी ही है, यू नो. और वहाँ पर शायद ग्रोइंग अप आई वॉज ऑलवेज ऑन स्टेज. डिबेटिंग हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, नाटक, कुछ भी मैं करती थी, यू नो, स्कूल में, कॉलेज में. मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ मेरा दिल बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ एक केओस में सुकून है. मुझे मज़ा आता था उसमें, और मुझे अच्छा लगता था कि मुझे ना लोगों को जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, वो जान जाते हैं कि मैं कौन हूँ. तो स्कूल जब आप बदलते हैं आपको नए दोस्त ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि आप स्टेज पे जाएंगे, लोग पूछेंगे अरे ये कौन है, कहाँ से आई है, अच्छा इससे बात, अरे अच्छा, यू नो, इट्स लाइक अ वेरी सॉफ्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. तो कहीं थोड़ा ये एक लाइफ लेसन था जो यू नो बड़े होते सीखा. वहाँ से कहीं एक एक्टिंग की चॉइस सामने आई कि चलो देखते हैं कि इससे अपनी एक लाइफ बन सकती है क्या. सो डिड यू मेक अ राइट चॉइस? आज जब मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपके साथ बैठी हूँ, यहाँ बातचीत अच्छी चल रही है, बढ़िया बैकड्रॉप, बढ़िया अच्छे ब्यूटीफुल पीपल हियर. आई थिंक आई एम फाइन. You're doing good. I should be grateful I have this life. It's a male-dominated world and also Bollywood. How do you navigate your way? I just be myself. I don't think there's any other way to do it. But what are the challenges? If I were in any profession, any other profession, we live in a male-dominated world. That's logistics. That's just statistics, not logistics. That's statistics, right? So if I were anywhere, if I were a journalist, if I were in politics, anywhere, it is a society where we know that, you know, we have more factors against us because there are more stereotypes. There are more self-created compulsions also. कि as a girl, यू नो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरी ये अपब्रिंगिंग है. हमारे भी अपने ही थोपे हुए बहुत सारे यू नो कंडीशंस होते हैं जो हमने देखे हैं और हमारे अंदर कहीं अननोइंगली आ गए हैं, यू नो. तो पहले तो उनको ही खुद तोड़ना होता है. और मेरी ये फिलॉसफी है रुबिका कि मैं ज़्यादा ना अपने आप को डेप्रिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखती कि मैं क्योंकि लड़की हूँ या क्योंकि आई एम इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड मैं ये नहीं कर सकती या मेरे लिए ये मुश्किल होगा. बिकॉज आई थिंक आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग विद एन एक्सक्यूज. इफ़ आई डोंट गिव माई सेल्फ दैट सॉर्ट ऑफ यू नो कि एक ये तो मेरे पास कम है तो अब मैं क्या करूँ उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. निमृत, क्या ऐसा होता है कई बार कि अक्सर ये होता है कि आप ये नहीं सोचते हैं, पर सामने वाला जो आपको किरदार निभाने के लिए लाया है उसको ये लगता है कि ना तुम इसमें फिट नहीं बैठोगी, ये तो हीरो एंटर करेगा तभी मज़ा आएगा. तो फिर निमृत लड़ती है या दूसरे तरीकों से फिर
संभाला जाता है कि नहीं, क्या मैं क्रिएटिवली डील करती हूँ इसको? ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? नहीं, ऐसा एक्चुअली मेरे साथ हुआ नहीं है, और वो शायद मेरी चॉइसेस में भी आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा कि मैंने ऐसा कभी अपने आप को पाया ही नहीं कि कहीं किसी सेट पे मुझे ऐसा कुछ फेस करने को मिला, क्योंकि आई थिंक वो काम ना तो मैं अट्रैक्ट करती हूँ ना मैं उस तरफ जाती हूँ. एंड ऑनेस्टली आई एम इन इट फॉर द लॉन्ग रन, यू नो रूबिका, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि आई विल बी हियर फॉर डेकेड्स, एंड मेरी हर एक चॉइस इज लीडिंग अप टू समथिंग way bigger than even I can imagine. Lunchbox was a part of that. मैं सोच रही थी कि मैं बॉम्बे आऊंगी, मेरा कब एक फिल्म डेब्यू होगा, मैं कैसे कौन सी फिल्म क्रैक करूंगी. विदाउट एनी ऑडिशन, विदाउट एनीथिंग, लंचबॉक्स आ गई सामने. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब एक फिल्म में अगर एक फीमेल डोमिनेटेड स्टोरी है तो उसमें क्या एक मेल एक्टर अपने आप को ऐसा नहीं सोचेगा, अपने आप के बारे में ऐसा नहीं सोचेगा कि यार इसकी जब फीमेल की एंट्री होगी तब वो भी तो हो सकता है. वो नैरेटिव्स कम हैं कंपैरेटिवली. आई एब्सोल्युटली डोंट वांट टू बी इन डिनायल अबाउट दैट, बट आई थिंक फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स दैट हैज़ बीन चेंजिंग क्वाइट लाइक अग्रेसिवली. अब क्योंकि घड़ी बता रही है टाइम्स अप, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो जहन में आता है वो ये कि जिस तरीके के आपने किरदार चुने हैं और मतलब हॉलीवुड तक पहुंच गई आप, ISI का किरदार वहाँ पर आपने निभा लिया है, आने वाले 5-10 सालों में आप निम्रत अपने आप को बॉलीवुड में कहाँ पाती है? What is that one thing she wants to achieve? I think I'm on my way to creating a space for myself where I won't say that, you know, there is a legacy that one wants to leave behind, because that's a very large, self-important kind of an idea of oneself. If it happens by virtue of the choices you make, great. मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती हूँ जहाँ पे एक छोटे शहर, गांव, कस्बे की लड़की मुझे देखकर कहे कि ये हम में से है, और अगर ये वहाँ जा सकती है तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ. अब रैप अप करने के लिए एक आखिरी सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. आप यहाँ अकेली रहती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत वोकल हैं, यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं. 4 लोग क्या कहेंगे ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक टेंशन होता है. जब आपके बारे में तरह तरह के रूमर्स चलते हैं, तरह तरह के मीम बनते हैं, डज इट अफेक्ट यू और यू आर लाइक हु केयर्स? आई एम नाइदर एक्चुअली, बिकॉज दोनों तरीके से मैं उस चीज़ को एक वैलिडेशन दूंगी, यू नो, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में एक ऐसा अमीबा है, वो कहीं भी उगता है, कभी भी उगता है, किसी भी रीज़न, किसी भी कारण, भले कारण है नहीं है. मेरा फोकस लाइफ में क्या होना चाहिए वो बहुत क्लियर है. वो मैं मुंबई शहर सोशल मीडिया के लिए नहीं आई थी, उस वक्त था भी नहीं, स्मार्टफोन्स भी नहीं थे. और मेरा लाइफ गोल और एम है कि मैं अपने काम की जमा पूंजी बढ़ाऊं, ना कि यू नो बेफालतू की चीज़ें जहाँ पे जिन लोगों के पास बहुत समय है. मुझे तो तरस ही आता है कि भाई अपनी लाइफ और अपने समय के साथ कुछ बेटर ही कर लें, वो जो 4 या उनके 16 दोस्त हैं या जो भी हैं, बिकॉज इट्स फ्यूटाइल एंड इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ देयर टाइम एंड देयर लाइफ. बट डू यू फील बैड फॉर देम? यस, very bad. I really do. I pity them. It's sad. That's a good way of It's dealing. sad. I have that much compassion in me. Does it affect मुझे बुरा you? लगता है, मुझे उनकी अपब्रिंगिंग, उनके परिवारों के लिए कहीं से तो आते होंगे. पर आपको दुख होता है कि यार क्या ये मुझे जानता भी नहीं है, ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है? What do you know about किसी me? के Do you बारे feel में हम sad? Like I said, I feel sad for them. कैसे बुरा नहीं लगेगा बताइए आप. यू नो, किसी राह चलते आदमी को या किसी को देखेंगे आपकी तरफ, वो बेफालतू कुछ भी बोल रहा है, आपको बुरा लगेगा कि अरे इसको तो तकलीफ हो रही है, इसको कुछ मदद की ज़रूरत है. तो वही तो लगेगा, और क्या लगेगा. मैं और क्या बैठ के क्या ज़िंदगी में अपने और बहुत चीज़ें करनी है, बहुत जगह पहुंचना है, बहुत लंबा सफ़र है. ये सब चीज़ें क्या फालतू में टाइम नहीं है मेरे पास. बहुत ही खूबसूरत जवाब. आखिर में श्री शक्तियों को क्या कहना चाहेंगी? जी, बस अपने अंदर की जो एक आंतरिक जो हमारी शक्ति है उसको हम सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. हमें कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हमारे अंदर है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं. बस उसको ढूंढ लीजिए और पकड़ के रखिए.
बहुत ही खूबसूरत। हम चाहते हैं कि इनको भी यहाँ पकड़ कर रखें, लेकिन वक्त इतनी ही इजाजत देता है। थैंक यू सो मच निम्रत। थैंक यू। छोटा सेशन था पर बहुत ही गहरा सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।